हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी होली बहुत अच्छी मनी होगी। और इस बीच करंट अफेयर थोड़ा इग्नोर हुआ होगा क्योंकि आप बिजी थे। इसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था, जो इंडिया ने 12 साल के बाद तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। पहली बार कब जीता था? 2002 में। और दूसरी बार 2013 में। 11 साल के बाद 2013 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। और ये तीसरी बार मौका मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के पास आया। कंट्रोवर्सी एक हो रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एपिक नंबर्स देता है, इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड नंबर्स, ईपीआईसी नंबर, ये अलग अलग स्टेट्स में कुछ इंडिविजुअल्स के सेम थे। जैसे बिहार का एक किसी इंडिविजुअल का एपिक नंबर और महाराष्ट्र के किसी इंडिविजुअल का एपिक नंबर सेम था। तो इसके ऊपर ऑपोजिशन हुआ, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया कि इंडिविजुअल के एपिक नंबर्स सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो डिटेल्स हैं, डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं, वो काफी अलग हैं। क्योंकि इंडिविजुअल का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें अलग हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बिहार और महाराष्ट्र में अगर किसी दो लोगों का एपिक नंबर सेम है, तो ये लोग अलग अलग स्टेट्स में जाकर वोटिंग कर सकते हैं। फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया, और अब जो एपिक नंबर्स होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, जैसे कि आधार कार्ड में देखा जाता है, सभी लोगों का आधार नंबर बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह से अब जो एपिक नंबर्स होंगे वो भी सब लोगों का यूनिक होगा। हमारा जो पहला टॉपिक है वो इसी आईडी से रिलेटेड है, अपार आईडी, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक रजिस्ट्री है, एकेडमिक रजिस्ट्री है, जिसमें स्टूडेंट्स के डिटेल, स्कूल स्टूडेंट्स के डिटेल्स रहेंगे। इसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आप स्टूडेंट्स के, बच्चों के डिटेल्स को एक जगह पे स्टोर करते हैं, तो उनके प्राइवेसी पे भी खतरा होगा। उनका जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उस पे असर पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में डेटा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अभी जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन है वो उतना पावरफुल है। इसलिए बच्चों के डिटेल्स को बहुत सिक्योर करना ज़रूरी है। इस तरह का अगर आईडी बनाया जा रहा है, तो बहुत ध्यान से बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी है। अपार आइडेंटिटाइज इनटू डिजी लॉकर एंड एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। डिजी लॉकर आपको पता है, जिसमें जो डेटा होते हैं ऑनलाइन हम अपने आईडी को स्टोर कर सकते हैं। एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है? जैसे स्कूल में जो स्टूडेंट्स नंबर लाते हैं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसमें क्रेडिट सिस्टम लाया जाएगा, जिसमें हर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ क्रेडिट्स एलोकेटेड होंगे। जैसे आपके स्कूल में अगर 5 सब्जेक्ट था, तो हर सब्जेक्ट के ऊपर 4-4 क्रेडिट दिए जाएंगे, तो टोटल होगा 20 क्रेडिट। एक साल में एक स्टूडेंट 20 क्रेडिट स्कोर कर सकता है। इसी तरह से जो उसका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होगा, उसमें हर साल जो भी क्रेडिट्स वो स्कोर करेगा, उसको इसमें लिखा जाएगा, उसमें मेंटेन किया जाएगा एबीसी में। So this APAR ID will be linked to this ABC, which is a standardized students school transcripts, uniform a single source of truth। इसी को अंतिम सत्य माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे डिटेल्स होने वाले हैं, इसलिए इसको सिक्योर करना भी काफी जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी आईमैक के बारे में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये एक ट्रेड कॉरिडोर है, जिसमें सी रूट और रेल रूट, ये दोनों से ये कॉरिडोर बना है, जिसमें जो कार्गो शिपमेंट्स होते हैं वो जाएंगे। तो ये मिडिल ईस्ट से होता हुआ सऊदी अरबिया, रियाद, ये सब जगहों से होता हुआ यूरोप को ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस ट्रेड रूट को, कॉरिडोर को आप ध्यान रखेंगे। बलूचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, जफर एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, उस पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया, और काफी लोगों का जान गया उसमें। जफर एक्सप्रेस के ऊपर ये अटैक किया गया था। बलूचिस्तान कहाँ लोकेटेड है, आप ये मैप देख सकते हैं। ये इंडिया है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। और जो पाकिस्तान का मैप है, इसके टेल पार्ट में बलूचिस्तान लोकेटेड है। पाकिस्तान का 44% हिस्सा जमीन का ये बलूचिस्तान कवर करता है। बलूचिस्तान का एज अ प्रोविंस 1970 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। इसका कैपिटल कहाँ है? क्वेटा में। तो ये फैक्चुअल डिटेल्स हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं इस चीजों को। इट मेक्स अप टू
44% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इस 44% जो जमीन है इसमें सिर्फ 5% है जिसपे खेती की जा सकती है, अरेबल लैंड्स। लेकिन फिर भी जो यहाँ का 40% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो इतना कम जमीन के ऊपर जो खेती कर रहे हैं लोग, उसी पे गुजारा हो रहा है, तो गरीबी काफी ज्यादा है यहाँ पे। क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे? ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट है। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट, ग्वादर पोर्ट का नाम आपने सुना होगा, जो अरबियन सी में है। ये इसी बलूचिस्तान के रीजन में लोकेटेड है, जहाँ पे सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाने की बात है, वो ग्वादर पोर्ट को ही लिंक करता है। तो ये बलूच कम्युनिटी जो है, ये इसके अगेंस्ट है क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, गवर्नमेंट के द्वारा भी। और अब जब चाइना यहाँ आएगा तो इनका लैंड इंक्रोचमेंट होगा, जो बेनिफिट्स हैं वो इनको कभी मिला नहीं है, तो इसके लिए ये थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो मॉरिशस को लेकर है। मॉरिशस में अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था, वहां पे इनको एक अवार्ड दिया गया था, ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ये अवार्ड दिया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, नवीन चंद्र राम गुलाम। नवीन चंद्र राम गुलाम के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया था। वहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? धर्मवीर गोकुल। धर्मवीर गोकुल इज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस, आपने कई बार ये देखा होगा कि मॉरिशस के लोग भोजपुरी बोलते हैं, क्योंकि जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे 19th सेंचुरी में इंडिया से, जो जब ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था इंडिया, उस वक्त यहाँ के लेबरर्स को वहां ले जाया गया था बिहार से, और इसलिए वहां पे जो कम्युनिटी है वो बिहार से लिंक्ड है, उनके एंसेस्टर्स बिहार से ही थे। तो जब प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट करते हैं तो उनका स्वागत होता है एक फेस्ट, और आप कह सकते हैं एक विधि के द्वारा, जिसमें गीत गवई का परफॉर्मेंस किया गया था। गीत गवई इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जो मॉरिशस का गीत गवई है, वैसे हमारे देश में भी गीत गवई होता है, ये मुख्यतः शादी के टाइम में किया जाता है, जिसमें हल्दी चावल और दूभी, इन सब चीजों को लेकर विध किया जाता है। तो यूनेस्को, मॉरिशस का जो गीत गवई है उसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में 2016 में इंक्लूड किया गया था। अब प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं किसी देश में, तो उसका कुछ एजेंडा होगा। डिप्लोमेटिक एजेंडा क्या था? इंडियन ओशियन में मॉरिशस लोकेटेड है, और यहाँ पे मॉरिशस से और इंडियन ओशियन में, इंडिया के टेरिटरी के बीच में एक आर्कीपेलागो, यानी कि जैसे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उनका एक समूह होता है आसपास कुछ दूरी पर, छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे, लैंडमास होगा, उसको हम कहते हैं आर्कीपेलागो। तो चैगोस आर्कीपेलागो के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी रहा था, जब ब्रिटिश कॉलोनी था मॉरिशस भी, चैगोस में भी और इंडिया पे भी, जब ब्रिटिशर्स राज करते थे उस वक्त ये सारे उनके कंट्रोल में हुआ करते थे। लेकिन जब मॉरिशस ने इंडिपेंडेंस हासिल किया, फिर भी चैगोस आर्कीपेलागो उनके पास नहीं गया। 1970 में फिर वहाँ के जो लोग थे चैगोस आर्कीपेलागो में, चैगोस के जो कम्युनिटी था, उसको मॉरिशस में शिफ्ट कर दिया गया फोर्सिबली। और इसलिए जो डिमांड था कि वो वापस किया जाए, तो यूनाइटेड किंगडम्स ने हिस्टोरिकली काफी ज्यादा गलत काम जरूर किए हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन किया है लोगों का, लेकिन अभी कुछ हाल के समय में ये देखा जा रहा है कि वो चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो प्लंडर्स उन्होंने किए थे, लूटमार मचाया था, तो अब कुछ चीज़ों को वापस भी कर रहे हैं। तो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि चैगोस आर्किपेलागो को अब मॉरिशस को वापस कर दिया जाएगा। सोवरेनिटी ऑफ मॉरिशस विल बी एस्टैब्लिश्ड ऑन दीज आइलैंड्स। तो इसलिए इंडिया ने इसे भी सपोर्ट किया है, इस स्टैंड को। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन को सेफ रखना, इंडिया का नेवल आर्मी, नेवल पावर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इसलिए मॉरिशस को काफी बार इंडिया ने हेल्प भी किया है। अगला जो स्टैंड लिया गया कि 500 सिविल सर्वेंट्स को इंडिया ट्रेन करेगा अगले 5 साल में। 500 सिविल सर्वेंट्स ऑफ मॉरिशस, इनको इंडिया ट्रेनिंग देगा। ऑल्सो अग्रीड टू सेटल ट्रेड मैटर्स थ्रू लोकल करेंसीज। जो ट्रेड डील्स होते हैं वो मुख्यतः डॉलर्स में किए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स में किए जाते हैं। लेकिन अभी डी डॉलराइजेशन एक टर्म है, डी डॉलराइजेशन।
डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन क्या होता है? जिसमें डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी को खत्म करना है। जैसे जो भी ट्रेड डील्स हो रहे हैं वो अगर डॉलर्स में ही होंगे, और मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आता है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में चला जाता है, या फिर उनके कोई मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस होते हैं, इसका असर इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। तो इसलिए अब जो कंट्रीज समझदार हैं, जो थोड़े डेवलप्ड हैं, जिनके पास कुछ इकोनॉमिक वेल्थ है, वो चाह रहे हैं कि इसको डाइवर्सिफाई किया जाए। इतने सारे करेंसीज अवेलेबल हैं वर्ल्ड में, तो अब लोकल करेंसीज में भी ट्रेड डील्स को सेटल करने की बात कही जा रही है। यूएई के साथ भी इंडिया ने किया था। डिफेंस कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी मैंने अभी डिस्कस किया। इंडिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो स्ट्रेंथ है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इसके ऊपर भी कोऑपरेशन की बात कही गई इस मीटिंग में। कल्चरल टाइज, ट्रैवलर्स ऑफ मॉरिशस वुड रिसीव असिस्टेंस फॉर चार धाम यात्रा एंड रामायण ट्रेल। तो रामायण से रिलेटेड जो भी जगह हैं, और फिर चार धाम यात्रा, इन सब जगहों पर मॉरिशस के अगर टूरिस्ट आएंगे तो उनको असिस्टेंस दिया जाएगा। एक और बात कहा गया, जो नवीन चंद्र राम गुलाम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, इनको ओसीआई कार्ड दिया गया है। ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आप समझिए इस चीज को। जो कैटेगराइजेशन ऑफ सिटीजन्स हैं, टोटल 5 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक हम लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं, एक वो जो काफी समय पहले भारत को छोड़कर चले गए, दे वर द कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और एक होते हैं एनआरआईज, जो हमारे देश के ही सिटीजन्स हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। और अंतिम कैटेगरी है ओसीआई होल्डर्स, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये इन्हीं डायस्पोरा के कम्युनिटीज को रिस्पेक्ट देने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए मनाया जाता है। 9 जनवरी को जब 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए थे, तो उसी दिन आए थे वो, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। खैर, ये टॉपिक अलग है, स्टैटिक पार्ट का हिस्सा है ये। इसको मैं कभी और, अगर मौका मिला, कोई टॉपिक ऐसा आएगा स्टैटिक पार्ट में, तो हम जरूर डिस्कस करेंगे इस चीज को। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ओसीआई कार्ड इनके वाइफ को और नवीन चंद्र राम गुलाम को, इन दोनों को दिया गया है इंडिया के द्वारा। जो अवार्ड दिया गया था मॉरिशस के द्वारा, वो था इंडिया और मॉरिशस के बीच में रिलेशंस को बेहतर करने में जो प्राइम मिनिस्टर का एफर्ट्स था, उसके लिए दिया गया है। और अच्छा, एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, ये जो अवार्ड है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फॉरेन नेशनल्स को अवार्ड दिया गया मॉरिशस के द्वारा, उसमें 5वां अवार्ड था जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है, और ये पहले हिंदुस्तानी हैं जिसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। एक और अवार्ड दिया गया है बाय बारबाडोस। बारबाडोस के द्वारा, जब कोरोना का टाइम था, उस वक्त इंडिया ने काफी देशों की मदद की थी, और उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये अवार्ड का नाम है, ये अवार्ड दिया गया प्राइम मिनिस्टर को। छत्तीसगढ़ में एक समिट हुआ, एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के काफी बड़े इन्वेस्टर्स हिस्सा लिए इसमें, और उन्होंने ये कमिट किया कि आंध्र प्रदेश, सॉरी, छत्तीसगढ़ में 3 ट्रिलियन रुपीस का एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एनर्जी सेक्टर में मोस्टली सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि न्यूक्लियर, थर्मल, सोलर, या फिर पम्प्ड स्टोरेज पावर जनरेशन, तो इन चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 3 ट्रिलियन रुपीस का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फेस्टिवल से रिलेटेड। जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडिया में या फिर हिंदू रिलीजन में, ये जो भी पर्व त्योहार होते हैं, ये पंचांग से देखा जाता है डेट। उसी तरह केरला में अगर कोई फेस्टिवल होता है, तो उसे मलयालम कैलेंडर से उस डेट को देखा जाता है। तो ये आप चीजें, एक अंडरस्टैंडिंग अपने देश को जानने के लिए, ये चीजों को भी जानना जरूरी है। वहां एक मंदिर है, चिनकठूर भगवती टेम्पल। आपको, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें जमोरीन एक कैरेक्टर है जिसका राइवलरी डचेस के साथ था। तो ये जो टेम्पल है, यहाँ पे ये फेस्टिवल किया जाता है, ये जमोरीन के द्वारा ही स्टार्ट करवाया गया था। कुठीरकली, कुठीरकली क्या है? आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये घोड़े की शेप के हैं।
ये कहा जाता है ये जमोरीन के घोड़े थे, और इसीलिए इसे कुठीर कली कहा जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ चिनकटूर पूरम एट पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये फेस्टिवल का नाम है चिनकटूर पूरम। दिस इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल। और ये किस मंदिर में कराया जाता है? दिस इज द भगवती टेम्पल, जहाँ पे ये पूजा होती है। ठीक है। पाटलिपुत्र पटना में अभी हाल के समय में कब से कब 10 से 12 मार्च 20th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाया गया। और यहाँ पे जो अचीवमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पे है ये स्टेडियम? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में है। पटना के कंकड़बाग में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 10 से 12 मार्च तक ये चैंपियनशिप कंडक्ट करवाया गया, जिसमें सूरज सिंह जो उत्तराखंड से हैं, अंडर 18 में गोल्ड उन्होंने लिया है। 1000 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा ने ओवरऑल टीम टाइटल जीता है। हेप्टाथलॉन हेप्टाथलॉन जिसमें टोटल 7 इवेंट्स होते हैं, उसमें अनामिका अजेस जो केरला के रहने वाले हैं, इन्होंने खिताब जीता है। बेस्ट एथलीट का अवार्ड किसको मिला है? मेल कैटेगरी में नितिन गुप्ता को मिला है 5000 मीटर रेस में। एडिना जैसन गर्ल्स कैटेगरी में तमिलनाडु की एडिना को मिला है बेस्ट एथलीट का अवार्ड। अब ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो खिलाड़ियों को पास करना होता है, मिनिमम क्राइटेरिया, एंट्री स्टैंडर्ड्स। अगर आप खेल में इंटरेस्ट रखते हैं या आपके कोई फैमिली में है छोटे भाई बहन, आप उनको ये दिखा सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड, एंट्री स्टैंडर्ड फॉर नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप। हेप्टाथलॉन की जो बात हमने कही अभी, हेप्टाथलॉन में टोटल 7 इवेंट्स होते हैं। तो जो पटना में हुआ है कंकड़बाग में इवेंट, उसमें जैसे अगर ओलंपिक्स में या फिर नेशनल गेम्स में जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो वहां पे क्राइटेरिया या हेप्टाथलॉन में जो इवेंट्स होते हैं वो डिफर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कहीं भी हेप्टाथलॉन होगा तो उसमें यही इवेंट्स होने वाले हैं, चेंज हो सकता है इवेंट। कंकड़बाग में जो इवेंट हुआ उसमें ये सारे इवेंट्स थे जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। स्पोर्ट्स से सैयद आबिद अली पास्ड अवे, वाज द फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडिया। इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था 1967-68 में स्टार्ट किया था, और वो यूएस में रह रहे थे। अभी उनका निधन हुआ है। शुभम गिल वाज नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ शुभम गिल को रिकॉग्नाइज किया गया है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ट्विटर हैंडल से एक्स से ट्वीट किया गया फॉर गरिमेला बालाकृष्ण प्रसाद। ये कार्नेटिक म्यूजिक यानी कि जो साउथर्न पार्ट में म्यूजिकल लिगेसी है उसके काफी रिकॉग्नाइज्ड कंपोजर और म्यूजिशियन थे जिनका निधन हुआ है। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2020 में दिया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसमें करंट अफेयर्स को क्वेश्चन फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पैडेक्स मिशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी मिशन फॉर इन स्पेस डॉकिंग यूजिंग टू स्मॉल स्पेस क्राफ्ट। बड़ा भारी भारी वर्ड है। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी मिशन फॉर इन स्पेस डॉकिंग यूजिंग टू स्मॉल स्पेस क्राफ्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, अ क्रिटिकल कैपेबिलिटी फॉर फ्यूचर एडवांसमेंट्स सच एज सैटेलाइट सर्विसिंग, स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस एंड इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या सही है या गलत है, या इनमें कोई एक सही है, ये आपको बताना है। आंसर इसका है ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। स्पैडेक्स है क्या? स्पैडेक्स मिशन किसे कहते हैं? पहले हम स्पैडेक्स को समझते हैं। स्पैडेक्स में क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा अगर मिशन है, जैसे स्पेस स्टेशन आपको बनाना है अंतरिक्ष में, ठीक है, स्पेस स्टेशन अगर आपको बनाना है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब एक ही रॉकेट में उसको भेजना मुश्किल है क्योंकि उसका पेलोड काफी ज्यादा होगा, और जितना बड़ा रॉकेट होगा उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए छोटे छोटे रॉकेट्स में चीजों को भेज सकते हैं और वहां पर फिर असेंबल किया जा सकता है। तो इसीलिए डॉकिंग का मतलब, जैसे बंदरगाह में डॉक्स होते हैं, बंदरगाह को बोला जाता है ना, वहां पे कोई एक स्थिर चीज होती है और वहां पे आपका शिप आकर रुकता है। इसी तरह से इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक चेजर होता है और एक जो
जैसे दो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट ए एंड सैटेलाइट बी, ठीक है। सैटेलाइट आगे आगे दोनों को लॉन्च किया गया है, या फिर कोई इसमें पहले से है और दूसरा बाद में जा रहा है, तो दूसरा जो जा रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए, डॉकिंग करने के लिए, इन चीजों को फिर स्पेस में कनेक्ट किया जाएगा, जिसे डॉकिंग कह रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये टेक्नोलॉजी? अभी इंडिया इज द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड, जैसे चाइना, यूएस और रशिया, इनके बाद इंडिया इज द फोर्थ कंट्री हु हैज दिस कैपेबिलिटी ऑफ डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन स्पेस। इसरो ने अभी कुछ और फैक्ट्स आप याद ध्यान रख सकते हैं। इसरो हैज जनरेटेड 143 मिलियन यूएस डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू थ्रू सैटेलाइट लॉन्चेस। जो इंडिया ने पिछले 10 साल में दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, उससे लगभग 143 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है इंडिया की। इसरो ने ये चार्ज किया है दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, ठीक है। Second question is, according to new passport amendment rules 2025, which document is mandatory as proof of date of birth for individuals जो 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2023 के बाद जिनका जन्म हुआ है, अगर उनको पासपोर्ट बनाना है तो क्या चेंजेस किए गए हैं कुछ रूल्स के में, ताकि जो आगे के डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पे क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, ये 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो लोग जन्म लिए हैं उनको पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अभी तक जैसे 2023 के पहले जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों को क्या-क्या देना पड़ेगा? उनको ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य होता है। अभी जो चेंजेस किए गए हैं रूल में, उसमें ये कहा गया है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट जो है इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो जन्म के समय बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड दैट विल बी ओनली डॉक्यूमेंट फॉर पर्सन हु हैज टेकन बर्थ आफ्टर 1 अक्टूबर 2023। जब उनको पासपोर्ट बनवाना होगा तो उनको सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लगेगा। सो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? इट इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स। जन औषधि परियोजना के बारे में स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स के लिए है, या सिर्फ, या फिर इट एम्स टू सेल हाई कॉस्ट ब्रांडेड मेडिसिन इन रूरल एरियाज। इट डिस्ट्रीब्यूट्स मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी पेशेंट। इट प्रमोट्स यूसेज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन एट लो प्राइस। काफी आसान सवाल है, कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी होगा कि हाँ बहुत आसान सवाल है, तुरंत बन गया। तो आंसर इज डी। जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं, जैसे कोई भी दवाई जो बनाई जाती है उसके कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, उसका बनाने का तरीका होता है, उसमें जो भी कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, तो उसी बेसिस पे जेनेरिक मेडिसिन विदाउट ब्रांडिंग, जैसे अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ए ने कोई मेडिसिन डेवलप किया किसी बीमारी के लिए, तो उनका कुछ पेटेंट होता है। पेटेंट अगर खत्म हो जाता है उसके बाद फिर दूसरे लोगों को भी आज़ादी होती है उसके ऊपर सेम कंपोनेंट्स के कंपोजिशन की मेडिसिन को डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए उन मेडिसिन को कम दामों पर भी बेचा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस जन औषधि केंद्र के थ्रू आम जनता को दवाइयाँ मुहैया कराने के लिए ये भारतीय जन औषधि परियोजना स्टार्ट किया था, और इसमें जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं। 200 नए जन औषधि केंद्र खुले हैं। अब टोटल 15,291 पूरे देश में जन औषधि केंद्र हो चुके हैं। ये डाटा पार्लियामेंट में अभी सेशन चल रहा है, सेकेंड फेज ऑफ बजट सेशन जो चल रहा है उसमें ये डिटेल्स दिया गया था। इसको जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस योजना के जन औषधि केंद्र को इम्प्लीमेंट करने में, या इसका जो देखता है एग्जीक्यूशन पार्ट, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया, पीएमबीआई, इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, एस्टैब्लिश्ड इन 2008। ये पीएमबीआई है, इसे 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था, और यही है जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आता है। और जन औषधि केंद्र की का जो भी मैनेजमेंट इशू है, जो भी चीजें हैं, वो यही इंस्टीट्यूट या ब्यूरो ऑफ इंडिया देखता है। इस बार का थीम क्या रहा? जन औषधि, दाम कम दवाई उत्तम। जेनेरिक मेडिसिन
का मेन कंपोनेंट यही है कि कम दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं और इसके क्वालिटी के भी जो मापदंड हैं, वो उत्तम होते हैं। हाई क्वालिटी के मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं कम दाम पे। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोल ऑफ यूरोपियन कमीशन? यूरोपियन कमीशन एक बॉडी है, जिसका अभी विज़िट हुआ था इंडिया में। उसके फंक्शंस के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा यूरोपियन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी नहीं है। Proposing new EU law and policies, monitoring implementation of EU law, managing the EU budget, settling disputes between member states as a judicial authority. इनमें से कौन सा यूरोपियन कमीशन का रोल नहीं है? आंसर इज डी। यूरोपियन यूनियन में जो भी नियम कानून बनते हैं वो सभी यूरोपियन यूनियन के देशों को फॉलो करना होता है। उसके लिए जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं वो यूरोपियन कमीशन उनके ऊपर प्रपोजल्स देता है अपना, उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है और फिर जो बजट होता है उसको भी ये देखता है। फर्स्ट एवर ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स टू इंडिया, 2 दिन के विजिट पे ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का जो विजिट हुआ था, जिसमें 22 ईयू कमिश्नर्स थे। उनकी प्रेसिडेंट थी उर्सुला वॉन डेर लेयन। इनके प्रेसिडेंटशिप में यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का विजिट हुआ था इंडिया में, जो कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर बात करने के लिए इंडिया और यूरोप में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने के लिए ये मीटिंग्स किए जा रहे हैं, ताकि कम से कम 2025 के खत्म होने से पहले ये ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाए इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। दे ट्रैवल टू हैदराबाद हाउस, आपने देखा होगा न्यूज में, हाइड्रोजन बस से जो सारे 22 मेंबर्स थे ये लोग बस में ट्रैवल करके हैदराबाद हाउस गए थे, जो नई दिल्ली में है, मीटिंग के लिए। ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड बस जो था ये टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसी के द्वारा ये डेवलप किया गया है ये बस। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये एक जनरल अग्रीमेंट है जो दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ साइन करता है ट्रेड के लिए। इससे ऊपर एक और अग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, सेसा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है ये गुड्स का जो ट्रेड होता है उसके ऊपर साइन किया जाता है। दिस इज अनदर स्टेप, और ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट होता है। अगर रिलेशंस इससे बेहतर होते हैं तो एक और अग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सेपा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेसा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, सिर्फ गुड्स के ऊपर किया जाता है, ठीक है। और ये एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं। तो ये ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ साइन करता है। अभी इंडिया और ईयू एफटीए साइन करने के स्टेज पे है। इंडिया एंड यूरोप हैव बीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स सिंस 2004। ईयू इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स। गुड्स के मामले में EU is India's largest trading partner. Bilateral trade has increased 90% in the past decades. जो bilateral trade है इंडिया और EU का, ये पिछले एक दशक में 90% ग्रोथ हुआ है इसमें। EU has joined the ISA, International Solar Alliance, जो आपको जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है, इसको यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन किया है इस बार जब उनका विजिट हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर। Consider the following statements regarding Prime Minister. He is the president of Sri Somnath Temple Trust. Second statement is he is chairman of National Board of for Wildlife. अब सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के बारे में तो काफी बार लोगों ने सुना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो इमेज है वो काफी मीडिया में डिस्कस भी किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सब लोगों को पता होगा, चेयरमैन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये भी प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं। तो इस सवाल का जवाब है बोथ 1 and 2। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में भी हम कुछ डिटेल्स देखेंगे। 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एट सासनगीर में हुआ था, जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। प्राइम मिनिस्टर रिलीज रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट एवर रिवर इन डॉल्फिन एस्टिमेशन। जो रिवर डॉल्फिन होते हैं उसका एस्टिमेट किया गया है, और ये पहला रिपोर्ट
प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया है, विच एस्टिमेट्स 6,327 डॉल्फिन्स हैं हमारे देश में। इन्वॉल्व सर्वेइंग 28 रिवर्स, 28 नदियों को इसमें सर्वे किया गया था, जो कि 8 स्टेट्स में। सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो ये रैंकिंग भी आप याद रखेंगे। 2022 में इसका गठन हुआ था। 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 2022 में किया गया था, विच मैंडेट्स विदाउट अप्रूवल, इनके अप्रूवल के बिना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो एरियाज आते हैं उसमें जो भी चेंजेस होंगे, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज, डिस्ट्रक्शन और डाइवर्जन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, या डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स, जो टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं उसका जो डी नोटिफिकेशन अगर उसको हटाना है या उसको इंक्लूड करना है किसी जगह को, वो इस बॉडी के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है। काफी पावरफुल बॉडी है। दिस इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया था। अब ये इन्वायरमेंट का सेक्शन है जो करंट अफेयर में आया है, जो न्यूज में अभी 15 दिनों में था, वो सारी चीजों को इसमें डिस्कस किया जा रहा है। 3 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज माधव नेशनल पार्क, इंडियाज 58th और एमपी का 9वां टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको एनालाइज करना है, बताना है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या इनमें से कोई एक सही है या दोनों गलत हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट्स बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो हमारे देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में है, बोर टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये देश का 58वां यानी 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। ये एमपी का 9वां टाइगर रिजर्व होगा, माधव नेशनल पार्क। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड, अब बजट में क्या क्या आया है ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। allocated a budget of over 3,412 crore rupees for the Ministry of Environment, और ये 9% पिछले के फाइनेंशियल ईयर में जो एलोकेशन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, उससे 9% ज्यादा है इस बार का बजट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। 2013 में 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। और ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को क्यों मनाया जाता है? इसका 3 मार्च का सिग्निफिकेंस ये भी है कि साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसी दिन अडॉप्ट किया गया था। जैसे जो भी इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका ट्रेड ना हो, क्रॉस बाउंड्री ट्रेड ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइट्स 1973 में साइन किया गया था 3 मार्च को। इसलिए ये 3 मार्च का डेट इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन 68th सेशन में यूएनजीए के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 68th सेशन में जो 2013 में हुआ था, उसमें 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और इसे अडॉप्ट किया गया था। अब स्पीसीज की बात आई है तो न्यूज में ये भी था, जो जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, इनका कैप्टिव ब्रीडिंग हो रहा है राजस्थान के वेस्टर्न इंडिया में। जो रीजन्स हैं, मोस्टली ड्राई रीजन्स, जो खुले मैदान वाले एरिया हैं, वहां पे ये स्पीसी होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहते हैं। तो इनके ऊपर जैसे आईयूसीएन लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें एक और शामिल है ये स्टेप कि कैप्टिव ब्रीडिंग की जाए। और इसलिए जैसे इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो मोस्टली समर और मॉनसून का टाइम होता है, लेकिन सबसे पहला जो कैप्टिव ब्रीडिंग हुआ था वो सितंबर में पहला
जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बच्चा था या फिर चिक था, वो उसका जन्म हुआ था। और फिर भी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फरवरी के एंड में भी ये न्यूज़ में आया था कि एक और चिक का जन्म हुआ है और इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था, बताया गया था इस इंफॉर्मेशन को। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट GIB वाज लॉन्च्ड इन 2013, लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये शेड्यूल 1 क्या है वाइल्ड लाइफ एक्ट का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अपेंडिक्स 1 साइट्स का, जिसमें इसको इंक्लूड किया गया है, वो क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, क्योंकि ये जो स्पीसीज हैं, ये एरियाज में अपने ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान में और इंडिया में इनका जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पे इनकी स्पीसीज रहती हैं। और इनके ऊपर जो खतरा है, ये बहुत तरह का है, जैसे कि हंटिंग, और सबसे ज्यादा खतरा इनको होता है हाई हाई पावर इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं, उसकी वजह से इसके ऊपर खतरा होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ साल पहले ये रखा गया था प्रस्ताव कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, ताकि जिस एरिया में ये लोग लोकेटेड हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक वायर्स से इनको खतरा ना हो। तो इस तरह के मेजर्स सजेस्ट किए जाते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट्स के द्वारा। जो साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसमें अपेंडिक्स और शेड्यूल्स के हिसाब से स्पीसीज को डिवाइड किया गया है, जिसमें अपेंडिक्स 1 साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ऐसे स्पीसीज हैं जिसका ट्रेड प्रोहिबिटेड है, क्योंकि दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, और इसके लिए पनिशेबल, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो काफी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दिया जाता है। अपेंडिक्स 2 में ऐसे स्पीसीज आते हैं जो जिनके ऊपर एक्सटेंशन का रिस्क है, लेकिन अभी, मतलब अगर इनको रेगुलेटेड तरीके से रखा जाए तो इनको बचाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे स्पीसीज अपेंडिक्स 2 में आते हैं। अपेंडिक्स 3 में ऐसे स्पीसीज हैं जो एटलीस्ट किसी एक देश के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, और जो भी सिग्नेटरीज हैं, जैसे साइट्स पार्टीज जो हैं सिग्नेटरीज, इनको इनकी मदद चाहिए होती है कि जो स्पीसीज हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज किसी एक देश में वल्नरेबल कैटेगरी का है, जो एक्सटिंक्शन की कगार पे है, उसको रेगुलेट करना है, तो वो अपेंडिक्स 3 में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में टोटल 6 शेड्यूल में स्पीसीज को डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। शेड्यूल 1 2 में ऐसे स्पीसीज हैं जिससे हाईएस्ट प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इनका ट्रेड। शेड्यूल 3 और 4 में ऐसे स्पीसीज हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बट विथ लिस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, थोड़ा सा कम पनिशमेंट है इसके लिए। शेड्यूल 5 में ऐसे एनिमल्स हैं या स्पीसीज हैं जिसका हंटिंग किया जा सकता है। ठीक है। शेड्यूल 6 में ऐसे स्पीसीज हैं, दे आर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज। जो प्लांट स्पीसीज है, हमने ये देखा कि जो वाइल्ड लाइफ में सिर्फ फौना, यानी कि सिर्फ एनिमल स्पीसीज ही नहीं, फ्लावर स्पीसीज यानी कि फ्लोरा भी इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे भी इंपॉर्टेंट है, उसको शेड्यूल 6 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। स्वायत्त एंड वोमानिया recently seen in news is related to what? This is a GEM प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, या फिर जॉब क्रिएशन प्रोग्राम है, या फिर हेल्थ असिस्टेंस टू पुअर वुमेन है, या फिर ट्रैकिंग सिस्टम है फॉर वुमेन प्रोटेक्शन। तो GEM क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब भी ऑप्शन ए है, क्योंकि जो स्वायत्त, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन। स्वायत्त, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है। इसे 2016 में बनाया गया था टू फैसिलिटेट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें 8% सेलर्स जो हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म स्वायत्त एंड वुमेनिया इज रिलेटेड टू जीईएम प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन is partnering with National Human Rights Commission to organize ITEC Executive Capability Building Program on Human Rights. ह्यूमन राइट्स का ITEC एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है, ये
किस मिनिस्ट्री के साथ किया जा रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरिंग विथ ह्यूमन राइट कमीशन टू ऑर्गेनाइज आईटीईसी? आपको बताना है। ऑप्शंस में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आईटीईसी यानी कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक प्रोग्राम है जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। The program aims to provide insights into various dimensions of human rights and international perspective and share NHRC experience to enhance awareness among participants of various NHRIs. ठीक है, ITEC जो है ये दिस इज अ लीडिंग इंटरनेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है जो लोगों को ट्रेनिंग देता है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंस्टीट्यूटेड इन 1964। ठीक है, इसका 1964 में इसे बनाया गया था आईटीसी को, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट सीक्स टू स्ट्रेंथन साउथ साउथ कोऑपरेशन, एनहांस कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग एंड इंप्रूव ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूती देता है। आईटीईसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। इसका गठन 1964 में हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे जो रूरल इकोनॉमी में प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो लोगों को हेल्प करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, उसका नाम और थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में आपकी जरूर डेवलप हो जाए, इसलिए शॉर्ट में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसमें लोगों को 6,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, 6,000 रुपीज फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, 100 ऐसे जिले बनाए जाएंगे जो जिनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, उसमें इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है धन धान्य कृषि योजना में। बीज से बाजार तक प्रोग्राम, एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बीज से बाजार यानी कि जो क्वालिटी ऑफ सीड है वो इसमें उसके ऊपर ध्यान देना है। जो एक्सेसिबिलिटी टू द मार्केट है ये होनी चाहिए। सो इसलिए बीज से बाजार तक। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसमें गरीब लोगों के लिए घर बनाने का सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एक और कंपोनेंट है ग्रामीण है, एक और कंपोनेंट है अर्बन। स्वामित्व योजना, ये प्रॉपर्टी ओनर्स को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाता है इसके तहत। तो ये प्रोग्राम्स थे जो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। अब कुछ वन लाइनर्स फैक्ट्स भी मैंने आपको बताया था कि इस सेशन में इंक्लूड किए गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। इंसेप्शन इन 2011 किर्गिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जो किया जाता है, एनुअल एक्सरसाइज है, इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर। तो ये 12वां एडिशन है। 12 बार हो चुका, 11 बार इसके पहले हो चुका है। दिस इज द 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज खंजर, जो किर्गिस्तान और इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्क्लेव, एनएक्सटी कॉन्क्लेव, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट किए थे। ये 1 मार्च को किया गया था भारत मंडपम, इंडिया के न्यू दिल्ली में भारत मंडपम, जहाँ पे जो बड़ी मीटिंग्स होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, वो यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो नेक्स्ट एनएक्सटी कॉन्क्लेव यहाँ पे हुआ था, जिसमें इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की बात डिस्कस की गई थी। Amrit Sarovar was launched in April 2022 with the ambitious goal of constructing and rejuvenating 75 वाटर बॉडीज को रिजुवनेट किया जाएगा, उनको रिचार्ज किया जाएगा इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हर जिले में 75 पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, उनको रिजुवनेट किया जाएगा, उनको रिचार्ज किया जाएगा, ताकि वाटर का जो स्कार्सिटी है इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। हशीश ऑयल, हशीश ऑयल किसे कहते हैं? कैनबिस के जो ऑयल निकाला जाता है, यानी कि जो भांग होता है, उनकी जाति का जो भी प्लांट होता है, उससे जो ऑयल निकलते हैं उसे हशीश ऑयल कहते हैं। इसको काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है, नशे के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके। तो
इसको कोस्ट गार्ड्स के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा इंडियन ओशियन में पकड़ा गया था। ये दूसरी कंट्रीज में भेजा जा रहा था। हशीश ऑयल है, इसे वीड कहा जाता है। इसके अलावा और हैं ओपियम सीड्स जो होते हैं, पॉपी प्लांट्स से, जो अफीम जिसे कहते हैं आप, तो उसको कैसे डेवलप किया जाता है, वो एक पॉपी प्लांट्स होता है, उसके सीड से बनाया जाता है अफीम। ठीक है, तो अफीम इज डिफरेंट थिंग एंड हशीश ऑयल या फिर कैनबिस इज अ डिफरेंट थिंग। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका असर भी अलग है। इनको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में भी, मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है कहीं कहीं पे। अगला जो वन लाइनर फैक्ट है वो है नाविक सागर परिक्रमा फेज 2, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के एंड रूपा ए, ये दोनों नेवल फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं। इन दोनों के द्वारा ये परिक्रमा किया जा रहा है। पॉइंट नेमो एक जगह है, ओशियनिक पोल जिसे कहा जाता है, ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। इसलिए इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो लैंड मास है, आप कहीं से भी देखें तो दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी लैंड मास ऑन अर्थ। ठीक है, इसीलिए इसको ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है, इसे पहुंचना मुश्किल है। दैट इज वाई पॉइंट नेमो इज रिकॉग्नाइज्ड एज इट इज। तो इसे भी इन्होंने क्रॉस किया है। इट लाइज इन द साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड है पॉइंट नेमो। 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो करेंटली बनाए जा रहे हैं इंडिया में, वो कहाँ कहाँ पे हैं? तो 4 तो गुजरात में है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, काइनेस सेमिकॉन, सीजी पावर एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड टीपीएल, जो कि ढोलेरा में है। तो ये 4 गुजरात में है, और एक टाटा के द्वारा ही, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो असम में बनाया जा रहा है। ये 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और ये टारगेट है कि इस साल से मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स का स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़रूरी है सेमीकंडक्टर का। जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं वो दूसरे कंट्रीज से, ईस्टर्न कंट्रीज से यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं हमारे देश में। और इंडिया कैन इंडिया हैज़ द कैपेसिटी टू बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर ये अपने रिसोर्सेज को बहुत ढंग से, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर इसे मैनेज किया जाए, सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट में भी इंडिया काम कर सकता है। एटलीस्ट कम से कम अपनी ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट तो ना करना पड़े। India now possesses second longest road network and third largest metro network in the world. इंडिया के पास जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे है। इसके पहले कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे चाइना का मेट्रो है जो सबसे लंबा है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का है, एंड देन थर्ड नंबर पे इंडिया का मेट्रो रेल है नेटवर्क, जो कि वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे आता है। अक्टूबर 24 1984 में कोलकाता मेट्रो को स्टार्ट किया गया था। ये एशिया का 5वां पहला मेट्रो स्टेशन था। ठीक है, और वर्ल्ड में कहाँ सबसे पहला स्टार्ट हुआ था? इसका नाम था ट्यूब, जो कि लंदन में हुआ था 1863 में। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, इन 2014 देयर वर 370 वुमेन लोको पायलट्स। रेलवे के द्वारा, ये रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेटा दिया गया है अभी पार्लियामेंट में, कि 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ है जो फीमेल पार्टिसिपेशन इन रेलवेज है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अलग अलग सर्विसेज में भी, जैसे गैंगमैन या फिर ट्रैकमैन, और दूसरे सर्विसेज में भी रेलवेज ने रिक्रूटमेंट किया है फीमेल का। उसमें जो लोको पायलट्स हैं उसका जो बढ़ोतरी हुआ है वो लगभग 5 गुना से ज़्यादा है। मोस्ट वुमेन लोको पायलट्स आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा लोको पायलट्स उत्तर प्रदेश में है, फिर तेलंगाना में है, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आता है। पहली लोको पायलट कौन थी? सुरेखा यादव, जो कि एशिया की सबसे पहली फीमेल लोको पायलट थी। ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टार्ट किया गया है। इसमें जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं इनको, टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं इसमें, प्लस इंग्लिश में, इन बुक्स को पब्लिश किया जाएगा। क्योंकि जो अब पढ़ाई की बात कही जा रही है, तो लोकल लैंग्वेज को भी स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि जो होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर है इसमें, अब इंग्लिश ज़्यादा कैप्चर कर रहा है एरियाज को, और लोग अपने रीजनल लैंग्वेजेस को भूलते जा रहे हैं। इसको एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो एटलीस्ट लोकल लैंग्वेजेस में करवाए जाएं। हमारा अगला फैक्ट है सैफरन के बारे में। सैफरन कल्टीवेशन इंडिया में स्टार्ट किया गया है, और इसको सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है इसके
कल्टीवेशन के लिए। ये इनिशिएटिव 2021 में स्टार्ट किया गया था। हमारा अगला वन लाइनर फैक्ट ये है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा 2 टेरर आउटफिट्स को बैन किया गया है जम्मू कश्मीर से। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यूएपीए के तहत 2 टेरर आउटफिट्स को बैन किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। आवामी एक्शन कमेटी एएसी एंड जम्मू एंड कश्मीर इतिहादुल मुस्लिमीन, इन दोनों को होम मिनिस्ट्री ने यूएपीए एक्ट 1967 के तहत बैन किया है। रिपोर्ट बाय मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली क्या है? दिस इज ए लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म, जो कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके ऊपर स्टडीज करता है। तो उनका एक रिपोर्ट आया जिसमें इंडिया के जो सर्विस सेक्टर हैं उसके ऊपर कमेंट किया उन्होंने, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया का जो शेयर है गुड्स के ऊपर, डिपेंडेंसी ऑन गुड्स एक्सपोर्ट इज लेस। हमारे देश में सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए वजह से जो ट्रेड डिस्प्यूट, सैंक्शंस और जो वॉर हो रहे हैं वर्ल्ड में, इन सब के वजह से ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर पे इसका असर बहुत कम है। तो इसलिए इंडिया एक एडवांटेजियस पोजीशन में है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया इंडियाज स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट, लो रिलायंस ऑन गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज एज अ की फैक्टर that will help it outperform other economies in the region, providing stability amid global uncertainties। ग्लोबल लेवल पे जो दूसरे कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस टेंस सिचुएशन में। जब कहीं पे वॉर हो रहा है तो कहीं पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। इन सब सिचुएशंस में इंडिया कहीं ना कहीं एक एडवांटेजियस पोजीशन में है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स 1 मार्च से 15 मार्च तक के थे वो इस सेशन में कवर हो चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में भी हम टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। हैव अ गुड डे।